हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोलर ज्ञान एंड आरी न्यूज़ चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है, जो वीडियो है, वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है और जो अभी आज की डेट में ये लाइव है, ये उसके ऊपर है, जो कि CPSU स्कीम फेज 2। जो इसी स्कीम का नाम है, अगर हम लोग मैं इसको पूरा डिटेल में बताऊं कि स्कीम फेज 2 गवर्नमेंट प्रोड्यूसर स्कीम फॉर सेटिंग अप ऑफ 12,000 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सोलर PV पावर प्लांट्स बाय गवर्नमेंट प्रोड्यूसर्स विद VGF सपोर्ट। इसके बारे में डिटेल में जानने से पहले मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर मैं बैकग्राउंड बता दूं कि ये जो मेरा सीरीज चल रहा है, ये नेशनल सोलर मिशन और ये सेंट्रल सोलर स्कीम है, उसके सीरीज में ये मेरा वीडियो चल रहा है। और अब तक मैंने 10 वीडियो इस पर बना रखे हैं टॉपिक पे। जो मेरा फर्स्ट वीडियो था वो नेशनल सोलर मिशन के ऊपर था कि नेशनल सोलर मिशन क्या होता है, क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या टारगेट थे इसके। जो नेक्स्ट वीडियो था वीडियो 2, जो इस स्कीम को अचीव करने के लिए एक्चुअली नेशनल सोलर मिशन में टारगेट रखा गया था, तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी तक कितनी स्कीम्स निकाल रखी है, उसके बारे में जस्ट ब्रीफ बताया था मैंने वीडियो 2 में। और फिर वीडियो 3 से जो भी स्कीम्स निकली है, उसके बाद वहाँ से स्कीम वाली सीरीज स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले मैंने जो स्कीम को कवर किया था वो सोलर पार्क स्कीम था, और ये बहुत ही महत्वाकांक्षी स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो कि अभी लाइव स्कीम है, बहुत एक इंपॉर्टेंट स्कीम है। जो अभी 100 गीगावाट का जो टारगेट है, इसको अचीव करने में बहुत ही अहम रोल अदा कर रही है। तो वो जो वीडियो 3 और वीडियो 4 वीडियो 5 था, टोटल सोलर पार्क स्कीम के ऊपर मैंने कवर किया था कि सोलर पार्क होता क्या है, सोलर पार्क की स्कीम गाइडलाइंस क्या है, अभी तक कितने सोलर पार्क इंडिया में हैं, और सोलर पार्क का DPR हम कैसे बनाते हैं। तो ये वीडियो 3 टू वीडियो 5 मैंने कवर किया था। जो नेक्स्ट वीडियो था वीडियो 6, वो 300 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट्स बाय डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट, ये स्कीम था, जो भी स्कीम अभी आज की डेट में लाइव नहीं है। वीडियो 7 जो था वो भी 100 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट्स एट कैनाल बैंक एंड कैनाल टॉप, बहुत एक यूनिक स्कीम थी ये। और एक जो सो दैट कि जो कैनाल बैंक पर कैनाल टॉप पर हम कैसे सोलर प्रोजेक्ट्स लगा सकते हैं, उसको प्रमोट करने के लिए था। तो ये मैंने वीडियो 7 में कवर किया था। जो वीडियो 8 था बेसिकली 3000 मेगावाट बंडलिंग स्कीम बाई NTPC, ये भी एक स्कीम थी, इसको मैंने कवर किया था। फिर वीडियो 9 बेसिकली वीडियो 9 VGF वाइबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम, और ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की बहुत एक इंपॉर्टेंट स्कीम थी, और बहुत ही सक्सेसफुल स्कीम भी रही है, काफ़ी प्रोजेक्ट्स भी लगे हैं इस स्कीम में। तो इस स्कीम, चूँकि ये वीडियो बहुत ही बड़ा बन जाता है, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था, वीडियो 9A और 9B। तो VGF स्कीम जो है वीडियो 9 में मैंने कवर किया है। जो वीडियो 10 है बेसिकली 1000 मेगावाट CPSU स्कीम फेज 1, ये वीडियो 10 में कवर किया है। जो नेक्स्ट वीडियो है मैंने सेम वही CPSU स्कीम फेज 2, और इसकी जो कैपेसिटी है 12,000 मेगावाट है, जो मैं अभी कवर करने जा रहा हूँ। और मैंने इसको इसलिए जस्ट किया कि आप कोरिलेट कर सकें, अगर मेरा वीडियो 10 नहीं देखे हैं CPSU स्कीम फेज 1 में, तो आप ज़रूर देखिए, और उसके बाद आप कोरिलेट कर सकें फिर इस स्कीम के बारे में कि वो फेज 1 था और ये फेज 2 स्कीम है। अब मैं बात करता हूँ जो अभी आज का जो टॉपिक है, जो आज का वीडियो है, इस पूरे स्कीम का नाम क्या है। और ये मैंने जो है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की जो वेबसाइट है, वहाँ से मैंने डेटा लिया है। और जो भी डेटा है, जो भी मैं स्कीम की बात करता हूँ, मैं ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज से लेता हूँ। जनरली जितने भी गवर्नमेंट के सोर्सेज हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की जो वेबसाइट है, MNRE, जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की जो एनुअल रिपोर्ट्स है, वहाँ से मैं लेता हूँ कवर, कोशिश करता हूँ कि डेटा जो भी ऑथेंटिकेटेड रहे। तो ये जो स्कीम है, जो स्कीम के बारे में जो भी गाइडलाइंस है और जो भी डेटा है, सारा मैंने जो इनकी एनुअल रिपोर्ट है, जो MNRE की वेबसाइट है, वहाँ से मैंने लिया हुआ है। तो अगर मैं आज के टॉपिक जो स्कीम की बात कर रहा हूँ, इस स्कीम का पूरा नाम है CPSU स्कीम फेज 2 गवर्नमेंट प्रोड्यूसर स्कीम फॉर सेटिंग अप ऑफ 12,000 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सोलर PV पावर प्लांट बाई गवर्नमेंट प्रोड्यूसर्स with VGF support, viability gap funding support for self-use or used by government entities either directly or through DISCOMs। तो ये पूरे स्कीम का नाम है ये। और अगर हम लोग इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं 12,000 मेगावाट CPSU स्कीम फेज 2। जो फर्स्ट फेज था उसको हम बोलते हैं 1,000 मेगावाट CPSU स्कीम फेज 1। तो आप बिल्कुल अब समझ गए होंगे जो आज का जो जो टॉपिक है, जो आज का स्कीम के ऊपर जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, उसको बोलते हैं 12,000 मेगावाट CPSU स्कीम फेज 2। अब इसके फीचर्स क्या हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इस स्कीम का फीचर्स क्या है। तो सबसे पहले आता है कि बैकग्राउंड क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम का। तो जस्ट मैं आपको बता दूं कि कोई भी स्कीम अगर लॉन्च की जाती है, तो हर स्कीम का एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक बैकग्राउंड होता है कि भाई क्यों उस स्कीम की क्या ज़रूरत पड़ गई। तो
अभी हम जो स्कीम्स की बात करें तो हर स्कीम में कोई ना कोई टारगेट दिया हुआ है कि इस स्कीम के थ्रू हम इतने कैपेसिटी का जो है प्रोजेक्ट हम लगा सकते हैं। तो ये जो टारगेट जो कैपेसिटी की हम जो बात कर रहे हैं ये, तो कहीं ना कहीं जो अपना नेशनल सोलर मिशन का जो टारगेट है, अभी जो आज के डेट में हम 100 गीगावाट की बात करते हैं, 1 लाख मेगावाट की बात करते हैं कि हम 2022 तक कंप्लीट कर लेंगे, उस टारगेट को अचीव करने में ये कहीं ना कहीं मदद करता है। और अगर हम बात करें 1 लाख मेगावाट का और उसमें हम लोग 12,000 मेगावाट की बात करें तो करीब करीब 10% तो यही फिगर हो जाती है। तो इसलिए ये स्कीम का जो है बहुत एक इम्पॉर्टेंट जो रोल है, एक तो ये कि टारगेट को अचीव करने में हमें मदद मिलेगी। दूसरा इसमें जो है डीसीआर कंटेंट रखा गया है। डीसीआर कंटेंट डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, आप मेरे फेज 1 का जो वीडियो उसमें आपने देखा होगा डीसीआर का मतलब क्या है, और इससे पहले और भी जो वीजीएफ स्कीम है उसमें भी मैंने कवर किया था। तो इसमें यह था कि जो सोलर सेल और मॉड्यूल जो होगा, जो पैनल रहेंगे, वो मेड इन इंडिया होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं क्या मतलब, अगर इस स्कीम का एक जो मेजर ऑब्जेक्टिव जो फोकस है, एक तो एक डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना, ये कंडीशन है कि इसमें जो जो इस स्कीम के अंतर्गत जो प्रोजेक्ट्स लाएंगे वो मेड इन इंडिया पैनल्स होने चाहिए। तो एक ये सोलर मैन्युफैक्चरर जो है, सोलर डोमेस्टिक सोलर मैन्युफैक्चरिंग है उसको प्रमोट कर रहा है। लिमिटेड डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, अभी आज की डेट में जो अभी हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, वो अगर सोलर सेल और मॉड्यूल की बात करें तो सोलर सेल जो है अप्रॉक्सीमेटली 2.5 गीगावाट टू 3 गीगावाट है। और मॉड्यूल की हम लोग बात करें तो 10 to 12 13 गीगावाट, बहुत एग्जैक्ट फिगर नहीं है। और जो इंडस्ट्री एसोसिएशन है वो 15 गीगावाट तक क्लेम करती है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि 12 गीगावाट के आसपास अगर हमारी डोमेस्टिक मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, तो ये भी अगर हम लोग जो अभी जो आज के डेट में जो टारगेट है उसके रिस्पेक्ट में भी ये कैपेसिटी बहुत ही वायबल नहीं है। थोड़ा सा और भी मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बता दूं कि अगर हम लोग सोलर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की बात करते हैं, सोलर पैनल की बात करते हैं, तो सोलर पैनल जो होता है बेसिकली 4 स्टेजेज में बनता है। जो अगर हम स्टेजेस को डिवाइड करें 4 स्टेजेज में, तो जो फर्स्ट स्टेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिलिका टू पॉलीसिलिकॉन जो बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग फर्स्ट स्टेज बोलते हैं। फिर पॉलीसिलिकॉन से फिर हम लोग इनगॉट बनाते हैं, फिर इनगॉट से फिर वेफरिंग करते हैं, तो वो स्टेज 2 हो गया। पॉलीसिलिकॉन टू इनगॉट एंड वेफर, ये स्टेज 2 है। फिर वेफर से हम लोग सोलर सेल बनाते हैं, दैट इज द स्टेज 3। फिर सेल से फिर मॉड्यूल असेंबली करते हैं। तो 4 स्टेजेज है। तो अभी आज की डेट में अपनी कंट्री में केवल 2 ही स्टेजेज हैं, वो है वेफर से सेल बनाने का जो प्रोसेस है, जिसकी कैपेसिटी अभी बहुत ही कम है, 2.5 गीगावाट है। और सेल से फिर मॉड्यूल जो असेंबल करते हैं वो जो कैपेसिटी है। तो जो लास्ट स्टेज है स्टेज 4, ये बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग नहीं बोल सकते, असेंबली बोल सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व नहीं है, सोलर सेल आता है फिर और भी जो सारे जो कंपोनेंट है तो उनको असेंबल करके हम लोग पैनल बनाते हैं। और अगर इंडिया के इंपोर्ट की बात करें, जो पैनल की इंपोर्ट की बात करें, तो अप्रॉक्सीमेटली 80% जो है चाइना से भी आज के डेट में इंपोर्ट कर रहे हैं। और जो इसके अलावा जो है थाईलैंड और मलेशिया, इन सब कंट्री से भी मतलब इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी आज की डेट में इंपोर्ट काफ़ी हो रहा है। तो ये है कि इसका बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव नहीं है। तो इसलिए कम्पिटिटिव बनाने के लिए जब तक स्केल नहीं बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, तब तक बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इस स्कीम का एक बहुत बड़ा पर्पज़ ये भी है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया जा सके। और क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अब इंडिया में काफ़ी कम है, मैक्सिमम जो है हम लोग बाहर पर डिपेंडेंट हैं, बाहर से इंपोर्ट हो रहा है। और एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट WTO रेगुलेशन, ये बहुत कम लोगों को पता है। जो स्कीम जो लाई गई थी, काफ़ी मैंने इस पर रिसर्च किया और काफ़ी मैंने न्यूज आर्टिकल और इन सब चीज़ों को रिलेट किया है। तो WTO रेगुलेशन इसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट था, फैक्टर था इस स्कीम को लाने में और कैपेसिटी बढ़ाने में। ये क्या है बेसिकली कि जो जब फेज़ टू में जब स्कीम लॉन्च की गई थी, सबसे पहले एक VGF स्कीम लॉन्च की गई थी। और उससे पहले वाली जो स्कीम थी, VGF स्कीम में अगर 750 मेगावाट का VGF स्कीम था तो उसमें 50% जो था डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट था। और वो टू बी सेटअप बाय द प्राइवेट डेवलपर्स, उसमें गवर्नमेंट एंटिटी नहीं थी। उसके लिए जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका US ने WTO में चला गया था और इंडिया काफ़ी दिन तक केस लड़ता रहा। फिर इंडिया इसमें हार गया, हम बोल सकते हैं कि सक्सेस नहीं रहा इसमें। तो सक्सेस नहीं रहा तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर जितने भी स्कीम्स हैं आपको उसको WTO कंप्लायंस करना पड़ेगा, क्योंकि जो इंडिया जो है WTO का साइनिंग अथॉरिटी है, तो आप जो भी WTO के रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो करना पड़ता है। तो इसमें जो मेजर क्या थे बेसिकली, क्या कंप्लायंसेस करने थे, मैं आपको वो बता दूं। कोई भी अगर आप डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट कर रहे हैं, कि आप जिसमें डायरेक्टली आप सब्सिडी दे रहे हैं डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए, तो उसमें ये 3-4 कंडीशन अगर है तो उस पर ये लागू नहीं होता है। एक तो ये है कि कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है अगर वो सेटअप कर रही है, अगर हम लोग सोलर प्लांट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, पैनल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो अगर कोई भी गवर्नमेंट कंपनी जो है सोलर पैनल सेटअप कर रही है, सोलर मैन्युफैक्चरिंग सोलर प्लांट लगा रही है, तो ये जो सोलर प्लांट शुड बी ओन्ड बाय द गवर्नमेंट कंपनी, एक तो ये कंडीशन आ गई। जो इसका यूज है,
जो इसका जो फर्दर जो इलेक्ट्रिसिटी यूज है तो वो भी कोई गवर्नमेंट कंपनी को ही प्रोक्योर करना चाहिए। तो जो इसका फाइनल प्रोडक्ट है वो भी गवर्नमेंट कंपनी अगर कंज्यूम कर रही है। और थर्ड इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो कॉमर्शियल एंटिटी, कॉमर्शियल एंगल, तो वो कॉमर्शियल एंगल पर नहीं होना चाहिए। आप इस चीज़ को समझिए, मतलब बाय द गवर्नमेंट, फॉर द गवर्नमेंट एंड नॉन कॉमर्शियल, तो ये डब्ल्यूटीओ कंप्लायंस फुलफिल कर सकते हैं। इन्हीं तीनों कंडीशंस को मीट करने के लिए ये जो स्कीम लॉन्च ये लाई गई थी। अगर हम फेज वन की बात करें तो फेज वन भी ये मीट नहीं कर रहा था ये कंडीशन, और उस समय डब्ल्यूटीओ का लिटिगेशन चल रहा था, तो इसलिए वो स्कीम चली गई, मतलब इम्प्लीमेंट हो गया। बट जो फेज टू लाया गया तो उस केस में डब्ल्यूटीओ कंप्लायंस बनाना था, तो इसमें इस तीनों कंडीशंस को मीट कराने के लिए स्कीम लाई गई थी। आप देख सकते हैं जो स्कीम जब इशू किया गया था, ये 5 मार्च 2019 को इशू किया गया था। उसमें फिर दो अमेंडमेंट भी लाए गए। एक तो 13 अप्रैल 2020 को अमेंडमेंट लाया गया, फिर उसके बाद 10 में 2021 को अमेंडमेंट लाया गया। जो ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं इस स्कीम का, तो नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी, हम इसको नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी ऐसे को रिलेट कर सकते हैं कि अभी जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो टारगेट है, अभी हमारा आगे बात करते हैं 175 गीगावाट का टारगेट है 2022 तक का, और 450 गीगावाट का टारगेट था 2030 तक, जो कि अब रिवाइज करके 500 गीगावाट कर दिया गया है 2030 तक का। तो ये अगर टारगेट अचीव करना है तो कहीं ना कहीं हमें अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, और बाहर पर हम डिपेंडेंस नहीं हो सकते हैं। इतना बड़ा टारगेट करके हम बाहर पर डिपेंडेंस नहीं कर सकते हैं। और अभी सोलर के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसमें जो टारगेट है, मेजर कंपोनेंट इसमें सोलर का आएगा और विंड का आएगा। तो विंड की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी तो कहीं ना कहीं है हमारे पास, लेकिन सोलर की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी उतना उस एंगल पर नहीं है। और अगर टारगेट में देखा जाए तो मेजर कंपोनेंट सोलर का रहेगा, उसके बाद फिर विंड का रहेगा। तो अभी भी डिपेंडेंसी हमारी मैक्सिमम बाहर कंट्रीज़ पे, मोस्टली चाइना पे, जहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी नहीं है। उस सिक्योरिटी को लाने के लिए, एनर्जी सिक्योरिटी को लाने के लिए डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए। और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए स्कीम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो एक तो ये कि नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, ऑब्वियसली अगर रिन्यूएबल एनर्जी को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं तो एक इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी बढ़ेगी। स्केलिंग अप द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट, चूँकि बड़ी स्कीम है, ये टारगेट ज़्यादा है, 12,000 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट्स लगाने का टारगेट है, साइजेज ज़्यादा हैं। तो साइजेज होने से क्या होता है कि जो इकोनॉमिक स्केल्स बढ़ता है तो जो कॉस्ट होती है वो भी कम होता है। अल्टीमेटली जो टैरिफ पे इम्पैक्ट आया इसका, तो टैरिफ पे भी जो है कम आएगा, और इसको एडवांटेजेस मिलेगा इसमें। टू लेवरेज द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज लाइक लैंड ट्रांसमिशन एक्सेट्रा, इसमें जो एलिजिबिलिटी आगे डिटेल में पढ़ेंगे देखेंगे, तो जो एलिजिबिलिटी है, गवर्नमेंट कंपनी इस प्रोजेक्ट को सेटअप कर सकती है। तो गवर्नमेंट कंपनीज के पास आज के दिन में बहुत सारे लैंड्स अवेलेबल हैं जिनका बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। प्लस अगर हम इसमें पावर सेक्टर की कंपनीज की बात करें गवर्नमेंट की, तो बहुत सारी गवर्नमेंट पावर सेक्टर कंपनीज है जिनके पास लैंड भी है, इवैक्यूएशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। तो इसलिए बहुत इजीली इस चीज़ को, सोलर प्रोजेक्ट्स को प्रमोट किया जा सकता है उनके थ्रू। लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी टू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स, हमेशा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स की डिमांड रहती थी कि कोई भी लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी नहीं दी जा रही है किसी भी स्कीम के थ्रू। अगर इससे पहले हम लोग बात करें 300 मेगावाट डिफेंस स्कीम जिसमें डीसीआर कंटेंट था, ये 1000 मेगावाट सीपीएसयू स्कीम वो था, तो वो कैपेसिटी उनके हिसाब से बहुत ही कम थी और क्लियर विजिबिलिटी नहीं थी, लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी नहीं चाह रहे थे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर की हमें एक बड़ी कैपेसिटी दी जाए, सो दैट कि अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अगर बढ़ाना चाहता है जो एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरर से, या कोई नया लगाना चाहता है, तो विदाउट विजिबिलिटी कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। तो इस स्कीम से एक सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट ये मिला कि एक लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी आएगी। इतनी मैन्युफैक्चरिंग, इतना पैनल जो है चाहिए ही चाहिए, और इतने ड्यूरेशन के अंदर चाहिए ही चाहिए। तो इस स्कीम के थ्रू एक लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी दी गई डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को, कि जो एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ा सकें, इन्हांस कर सकें, या नए मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी लगा सकें। थोड़ा सा मेरा ये वीडियो मैं एक्चुअली डिटेल में बता रहा हूँ, लंबा बन रहा है, तो आप लास्ट तक देखिए मेरा वीडियो, कि मेरी यही आपसे गुजारिश है, सो दैट कि आप क्लियरली चीज़ों को समझ सकें, को रिलेट कर सकें। कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम्स निकलती है तो क्या पर्पज़ होता है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों निकाल रही है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। और अब फीचर्स की बात करें हम लोग, फीचर्स इस स्कीम का क्या है, तो अप्लीकेबिलिटी। अप्लीकेबिलिटी का मतलब ये है कि इस गवर्नमेंट जो स्कीम है, इस स्कीम का एडवांटेज कौन ले सकता है, कौन अप्लीकेबल है इसमें। तो अप्लीकेबिलिटी, इसमें कोई भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो या तो कोई ऐसा भी कोई ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है, या जो भी डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के, या कोई ऐसी भी कंपनी है जिसमें से जो इक्विटी है, शेयर होल्डिंग पैटर्न है 50% ज़्यादा गवर्नमेंट की है, तो उसको भी गवर्नमेंट कंपनी माना गया है। तो ये सब जो है, ये सब सारे इस स्कीम का एडवांटेज लेने के लिए एलिजिबल हैं, वो इस स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इस स्कीम में जो कैपेसिटी रखी गई है, इस स्कीम में जो कैपेसिटी रखी गई है वो कैपेसिटी है टोटल 12,000 मेगावाट की।
इस स्कीम के तहत अंतर्गत जो टारगेट अचीव करना है 12,000 मेगावाट अचीव करना है। और हम लोग बात करें अगर सी एफ ए की जो इस स्कीम के अंतर्गत जो सब्सिडी दी जाएगी गवर्नमेंट कंपनीज को, वो टोटल जो सब्सिडी जो पोर्शन है सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है टोटल इसमें जो अप्रूव्ड है स्कीम के अंतर्गत वो है 8,580 करोड़। स्कीम मैनेजर ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्कीम को इम्प्लीमेंटेशन में, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, एमएनआरई की थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की स्कीम है, तो मिनिस्ट्री डायरेक्टली इतने बड़े स्कीम्स को इम्प्लीमेंट ऐसे नहीं कर सकती है, तो इसलिए एक एजेंसी को डिप्यूट करती है कि ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये पूरे स्कीम को इम्प्लीमेंट कर सके। और स्कीम इम्प्लीमेंटेशन में इसमें बहुत सारे रोल्स हैं, इसलिए उसमें एक रोल उसको जो ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो स्कीम को इम्प्लीमेंट कराती है, जो एजेंसी कराती है, उसको स्कीम मैनेजर बोलते हैं हम लोग। इसमें सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सेकी को स्कीम मैनेजर बनाया गया, फिर बाद में जो अमेंडमेंट लाया गया, फिर बाद में सेकी से हटा करके फिर इरेडा को कर दिया गया, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंडर ही आती है। तो सेकी थी, फिर बाद में उसको इरेडा को डिप्यूट कर दिया गया। अब इसमें रोल क्या है, बेसिकली ये क्या करते हैं, एक तो ये है कि सबसे पहले बिड्स निकालते हैं इसमें, बिडिंग जो इसमें सिलेक्शन है बिडिंग के थ्रू है, तो बिडिंग करती है, फिर उसके बाद गवर्नमेंट प्रोड्यूसर या गवर्नमेंट कंपनी जो है उनका सिलेक्शन किया जाता है। सिलेक्शन होने के बाद फिर वीजीएफ जो है, जो वीजीएफ निकल के आएगी, जो सीएफए जो देना पड़ेगा वाइबिलिटी के फंडिंग, वो डिसबर्स करना पड़ेगा। फिर प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि वीजीएफ डिसबर्स करते हैं तो एक पर्टिकुलर माइलस्टोन के अगेंस्ट करते हैं, वो माइलस्टोन अचीव हो गया नहीं हो गया है, तो प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग है। फिर डब्ल्यूटीओ प्रोविजन का कंप्लायंस, जो मैंने कि आपको बताया था डिटेल में कि बाय द गवर्नमेंट फॉर द गवर्नमेंट एंड फॉर द नॉन कमर्शियल पर्पज, तो ये जो डब्ल्यूटीओ कंप्लायंसेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, वो भी स्कीम मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी गवर्नमेंट कंपनी लगा रही है प्रोजेक्ट, उसको ओन करती है कि नहीं करती है। फिर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा वो भी किसी गवर्नमेंट कंपनी को ही जाना चाहिए, प्लस नॉन कमर्शियल एंटिटी पर जाना चाहिए। तो ये तीनों चीज़ों को वो इस चीज़ का जो प्रोविज़न है डब्ल्यूटीओ कंप्लायंस फुलफिल करने के लिए, तो इसकी मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इस चीज़ को कंप्लायंस कराए, डब्ल्यूटीओ कंप्लायंस को। और डीसीआर कंप्लायंस, जैसा कि इसमें सोलर प्रोजेक्ट्स जो लगेगा उसमें जो सोलर पैनल यूज होंगे उसमें आगे देखेंगे जो पैनल होंगे मेड इन इंडिया होने चाहिए, उसका जो कंप्लायंस है ये भी मैंडेट है इसकी मैनेजर को किस चीज़ को इंश्योर करें फंड डिसबर्समेंट से पहले। तो ये जो फंड डिसबर्समेंट का जो प्रोसेस है ये सारा स्कीम मैनेजर इस सब सारी जो कंप्लायंसेस करने के बाद करता है। और जो स्कीम मैनेजर को जो इस चीज़ के लिए जो फ़ी दी जाती है वो है 1% ऑफ द फंड हैंडलिंग चार्ज वीजीएफ डिसबर्समेंट। इसका मतलब ये है कि जितने भी जो भी वीजीएफ डिसबर्स करेगा उसका 1% जो है स्कीम मैनेजर को दिया जाएगा, जो कि इनिशियली सेकी था, फिर बाद में इसको इरेडा जो है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को दे दिया गया स्कीम मैनेजर। डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट डीसीआर, जैसे कि आप फेज 1 में देखे थे कि उसमें केवल या तो केवल मॉड्यूल भी हो सकता था मेड इन इंडिया, या सेल और मॉड्यूल दोनों हो सकते थे, उसी हिसाब से वीजीएफ का डिस्बर्समेंट था। बट यहाँ पर डिफरेंस है, यहाँ पर बोला गया कि नहीं, सोलर सेल और मॉड्यूल तो मैंडेटरी है ही, इसके अलावा अगर मिनिस्ट्री जो है फर्दर अगर और भी जो इंटीग्रेशन होता है मैन्युफैक्चरिंग में, जैसे कि मैंने बताया कि आपको सिलिका टू पॉलीसिलिकॉन और पॉलीसिलिकॉन टू वेफर का कोई भी हमारे यहाँ भी इंडस्ट्री नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं है, लेकिन फ्यूचर में अगर आता है तो मिनिस्ट्री जो है डीसीआर कंटेंट में उसको भी शामिल कर सकती है। एमएनआरई में इंक्रीज द डीसीआर कंडीशन टू इंक्लूड वेफर इनगॉट एंड पॉलीसिलिकॉन मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, फ्यूचर में कर सकती है, मैंडेट है स्कीम के अंतर्गत दिया गया है। बट अभी आज की डेट में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इसकी नहीं है, इसलिए जो भी जो कंप्लायंसेस हैं केवल सेल और मॉड्यूल पे हो रहे हैं। स्कीम पीरियड, जो स्कीम ड्यूरेशन की बात करते हैं, तो ये स्कीम जो है टोटल जो 12,000 मेगावाट है, इस स्कीम में बोला गया 4 साल के अंदर कैपेसिटी लग जाना चाहिए। 2019-20 से लेकर के 2022-23 का स्कीम का पीरियड है। और पावर परचेज सेल एग्रीमेंट, अगर आप मेरा इससे पहले जो सीपीएसयू स्कीम फेज 1 वाला देखे होंगे तो उसमें कहीं भी ये मैंडेट नहीं दिया गया है कि आप उसमें बस ये बोला गया है कि जो भी पावर आप प्रोड्यूस करेंगे वो पावर या तो आप सेल्फ कंजम्पशन के लिए कर सकते हैं, या तो थर्ड पार्टी सेल को कर सकते हैं, या मर्चेंट सेल कर सकते हैं, या डिस्कॉम को भी दे सकते हैं। और टैरिफ के लिए कहीं कुछ भी नहीं बोला गया था, कोई भी बाउंडेशन नहीं थी, जो भी म्यूचुअली एग्रीड टैरिफ है उसमें दे सकते हैं। लेकिन इसमें इस स्कीम में ऐसा नहीं बोला गया, इसमें बोला गया अपर लिमिट रख दी गई है, जो टैरिफ की जो अपर लिमिट है वो रख दी गई कि इस टैरिफ से ज़्यादा आप नहीं दे सकते हैं। तो जो टैरिफ जो इसमें रखी गई है, जो इसको बोला गया यूजेज चार्जेज, टैरिफ टर्म्स नहीं दिया गया, यूजेज चार्जेज नाम दिया गया। तो जो यूजेज चार्जेज है आप नॉट मोर देन 3.4% इसमें नहीं ले सकते हैं। और ये जो चार्जेज है बेसिकली ये अदर चार्जेस को इंक्लूड नहीं किया गया है, सिंपल और सिंपल केवल
जो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होगी वो चार्जेज है। अदर चार्जेज में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अगर आप थर्ड पार्टी को सेल करते हो तो उसमें बाद ओपन एक्सेस के थ्रू थर्ड पार्टी को सेल करना पड़ेगा, मर्चेंट सेल करते हो या आप डिस्कॉम पे देते हो, बहुत सारे चार्जेज इंक्लूड हो जाते हैं, जैसे कि व्हीलिंग चार्जेज, ट्रांसमिशन चार्जेज एंड लॉसेस चार्जेज एंड पीओसी पॉइंट ऑफ कनेक्शन चार्जेस, क्रॉस सब्सिडी सर चार्ज, एसएलडीसी चार्जेज, आरएलडीसी चार्जेज जैसे भी अप्लीकेबल होगा, ये सब चार्जेज इस जो अपर लिमिट है या जो भी टैरिफ होगा उसके बाद ये सब एक्स्ट्रा देने होंगे, जो भी दोनों के बीच में अगर एग्रीड होता है तो। बट ये लिमिट दे दी गई है। फिर बाद में जैसे कि मैंने कि 2 बार इस स्कीम में अमेंडमेंट किया गया, तो जो अप्रैल 2020 में अमेंडमेंट किया गया, तो ये जो चार्जेज हैं इस चार्जेज को इस स्कीम में जो अमेंडमेंट लाया गया, एक तो अप्रैल 2020 में अमेंडमेंट किया गया, तो इसमें जो चार्जेस थे 3.4 से रिड्यूस करके जो मैक्सिमम लिमिट है उसको 2.8 कर दिया गया। फिर दोबारा मई 2021 में फिर अमेंडमेंट किया गया, जो कि 2.8 की लिमिट को भी घटा करके 2.45 पर यूनिट कर दिया गया। और इसका रीज़न ये है कि टैरिफ जो है, जब स्कीम लाई गई तो उस समय टैरिफ ज़्यादा था, और चूंकि ये डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग था और पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट कंपनी, इसलिए टैरिफ जो है स्लाइटली हायर रखा गया था। और लेकिन टैरिफ कम होता गया, तो इसलिए टैरिफ जो है अमेंडमेंट करके इसको कम कर दिया गया। टैरिफ हम नहीं बोल सकते, इसमें यूजेज चार्जेस जो बोला गया है, इस स्कीम में यूजेज चार्जेस बोला गया, तो जो अपर लिमिट है यूजेज चार्जेस की उसको कम कर दिया गया। और एमएनआरई और सपोर्ट जो इसमें वीजीएफ सपोर्ट रखा गया वो क्या है, तो सबसे पहले आप इसमें सबसे पहले ये समझिए कि जो वीजीएफ देना है, तो वीजीएफ इसमें नॉमिनेशन बेसिस पर नहीं दिया जाता है, जैसे कि फेज 1 में रखा गया था। इसमें बिडिंग के थ्रू किया गया। जैसे कि आप मेरे वीजीएफ स्कीम देखेंगे तो जो वीजीएफ स्कीम के पैटर्न पर इसको रखा गया। टैरिफ के पार्ट पर बोला गया कि मैक्सिमम सीलिंग है, उससे कम पर आप टैरिफ दे सकते हैं। जो आपको सब्सिडी मिलेगी, सब्सिडी के लिए बिडिंग करनी पड़ेगी कि आपको मैक्सिमम सब्सिडी पोर्शन रख दिया गया, उससे आप कम कितना और ले सकते हो। तो जो बिडिंग के थ्रू, एक ट्रांसपेरेंट बिडिंग के थ्रू, और ये जो बिडिंग होगी गवर्नमेंट कंपनीज के बीच में ही होगी, जो इसमें एलिजिबिलिटी है केवल गवर्नमेंट कंपनीज की है, स्टेट गवर्नमेंट की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी गवर्नमेंट कंपनी हो। तो जो बिडिंग होगी वीजीएफ पे होगी, मैक्सिमम है, उससे आप कम कितना ले सकते हैं। तो एक्चुअल वीजीएफ टू बी गिवन टू ए गवर्नमेंट प्रोड्यूसर वुड बी डिसाइडेड थ्रू ए बिडिंग यूजिंग वीजीएफ अमाउंट एज ए बिड पैरामीटर टू सेलेक्ट। और जो इनिशियली रखा गया था 70 लाख पर मेगावाट रखा गया था मैक्सिमम वीजीएफ, उस पर बिडिंग होगी। हम आगे देखेंगे इसमें जो स्टेटस की बात करेंगे तो उसमें देखेंगे कितना वीजीएफ आया वो निकल करके बिडिंग के थ्रू। तो मैक्सिमम इनिशियल जो लॉन्च किया गया था स्कीम, तो मैक्सिमम जो वीजीएफ रखा गया था 70 लाख पर मेगावाट रखा गया था। फिर बाद में मई 2021 में जो रिवाइज किया गया तो 70 लाख को घटा करके 55 लाख पर मेगावाट कर दिया गया। जो वीजीएफ डिसबर्समेंट की हम बात करते हैं, जो सब्सिडी देंगे, तो ऐसा नहीं कि आप वीजीएफ निकल के आप इनिशियली उतना सब्सिडी दे देंगे, नहीं, उसके लिए माइलस्टोन है। ये माइलस्टोन आपको अचीव करने के बाद ही जो सब्सिडी दी जाएगी। तो जो फर्स्ट माइलस्टोन है, जो 50% जो वीजीएफ एलिजिबिलिटी आ रही है आपको बिडिंग के थ्रू, वो जो आप ऑर्डर प्लेस कर देंगे ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर को प्रोजेक्ट लगाने के लिए, तो 50% ऑफ द वीजीएफ अमाउंट उस समय आपको दे दी जाएगा। जब आप ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर के अवार्ड आप प्लेस करेंगे और डॉक्यूमेंटेशन आप देंगे, तो उसके बाद 50% जो इनिशियली आपको दे दिया जाएगा। फिर बैलेंस जो 50% है आप पूरी कैपेसिटी लगा लेंगे, कमीशन हो जाएगी, तो उसके बाद बैलेंस जो वीजीएफ अमाउंट है वो डिसबर्स कर दिया जाएगा। अब टाइमलाइन की बात करते हैं, प्रोजेक्ट कमीशनिंग की टाइमलाइन की बात करते हैं। जब स्कीम लाई गई थी तो उसमें बोला कि 18 महीने के अंदर आप जो ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर को प्लेस करेंगे, नहीं, जो इसमें एलवाई दिया जाएगा, जैसे कि सेकी और बाद में जो इरडा हो गया था, तो अगर आप उसमें बिडिंग में सेलेक्ट हो जाते हैं, फिर उसके बाद अवार्ड कर दिया जाएगा, उसके 18 महीने के अंदर आपको प्रोजेक्ट्स लगाने होंगे। फिर बाद में इसमें अमेंडमेंट कर दिया गया अप्रैल 2022 में, 2022 में इसमें बोला गया कि ठीक है, आप 18 महीनों को बढ़ा करके 24 मंथ्स कर दिया गया। और उसमें भी जो कैपेसिटी वाइज 2 परसेंट में कर दिया कि 500 मेगावाट तक अगर प्रोजेक्ट है, तो आप 24 मंथ के अंदर एलवाई देने के 24 मंथ के अंदर आपको प्रोजेक्ट कमीशन करने पड़ेंगे। 500 मेगावाट से ज़्यादा कैपेसिटी, मान लीजिए किसी को 600 मेगावाट कैपेसिटी अलॉट हो गई, तो 500 मेगावाट 24 मंथ्स के अंदर लगाएगा। जो बैलेंस 100 मेगावाट है वो 6 महीने का उसको और एक्सटेंशन मिल सकता है, मतलब 30 मंथ्स तक वो लगा सकता है। फिर बाद में इसको और रिवाइज कर दिया गया मई 2021 में, जो फिर अमेंडमेंट आया उसमें बोल दिया कि ठीक है, मतलब फ्लैट 30 मंथ्स दे दिया गया। एलवाई करने के बाद 30 मंथ्स तक आप 30 मंथ्स के अंदर आप प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। और इसमें पेनल्टी का प्रोविज़न भी रखा गया है कि आप अगर पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अगर प्रोजेक्ट, जैसे कि 30 मंथ्स का टाइम दिया गया है, अगर आप 30 मंथ्स में अगर प्रोजेक्ट कमीशन नहीं करते हैं तो आपको पेनल्टी लगेगी। अगर 6 महीने का डिले होता है, मान लीजिए 30 मंथ्स का जो टाइम दिया गया है उसमें अगर 6 महीने का डिले होता है, उसमें डिले में क्या प्रोविजन है पेनल्टी का, इफ डिलेड बियॉन्ड द शेड्यूल कमीशनिंग डेट द वीजीएफ शैल बी रिड्यूस्ड बाई 0.15% ऑफ द सैंक्शन वीजीएफ ऑन पर डे बेसिस। आप समझ, जो भी वीजीएफ सैंक्शन की गई है उसका 0.5% पर डे बेसिस पर रिड्यूस कर दिया जाएगा।
और 6 महीने के बाद और डिले हो जाएगा, तो जो कैपेसिटी आपको लग गई, ठीक है, उसके बाद जो कैपेसिटी लगेगी उसके लिए आपको वीजीएफ नहीं मिलेगा, क्लियरली बोला गया है। आप लगा लीजिए, ठीक है। द प्रोजेक्ट कैपेसिटी रिड्यूस टू प्रोजेक्ट कैपेसिटी कमीशनड एंड बैलेंस कैपेसिटी विल टर्मिनेटेड फ्रॉम द स्कीम। टर्मिनेटेड का मतलब ये है कि आपको वीजीएफ नहीं मिलेगा उस बैलेंस कैपेसिटी के लिए। टाइम एक्सटेंशन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, अगर कुछ भी अगर आप चाहते हैं, कुछ फोर्स मेजोर इवेंट ऐसा हो जाता है कि सो दैट कि आप प्रोजेक्ट कमीशन नहीं कर पाए, उसके लिए आप जो भी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द डील्ड बाय द सेकी इरेडा एज पर द कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट एंड द इंस्ट्रक्शन इशूड बाय एमएनआरई फ्रॉम टाइम टू टाइम इंक्लूडिंग एनी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म इंस्टीट्यूटेड बाय एमएनआरई। और आज के दिन में मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी जो डीआरसी का जो है गठन हो चुका है और इसमें बहुत सारे केसेस आ चुके हैं। आप अगर एमएनआरई की वेबसाइट पर जाके देखिए तो डीआरसी के लिए भी ऑर्डर्स बहुत सारे इसमें आए हुए हैं, 3-4 ऑर्डर्स ऑलरेडी निकले हुए हैं। और इस स्कीम के अंतर्गत जो भी एमएनआरई की जो स्कीम्स हैं, जो वीजीएफ स्कीम, इन नॉट इनफैक्ट केवल से कि इसमें एनटीपीसी एनएचपीसी के भी अगर कुछ आपके डिस्प्यूट हैं तो आप डीआरसी में जा सकते हैं। तो इसमें यही बोला गया, कुछ भी अगर फोर्स मेजर ऐसा इवेंट है, आपको फील होता है, जो भी डेवलपर उनको फील होता है कि ठीक है इस वजह से डिले हो गया, तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं केस को। और इसमें स्पेशल क्लॉज भी डाला गया है। स्पेशल क्लॉज ये है कि इरडा, ये जो बेसिकली जब बाद में, जब इनिशियली सेकी था तो उस समय क्लॉज नहीं था, फिर बाद में जब इरडा को स्कीम मैनेजर बनाया गया, आप अमेंडमेंट देखेंगे तो उसमें एक क्लॉज डाल दिया है कि इरडा सेल बी परमिटेड टू अलॉट सैंक्शन सोलर प्रोजेक्ट अंडर दिस स्कीम of up to 50 megawatt to any willing government entity at the L1 VGF rate in recent last bidding within 4 months of such last bidding without participating in any bid। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट कंपनी है और बिड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, तो डायरेक्ट जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है इरेडा उसको अप्रोच करे, भाई मुझे प्रोजेक्ट चाहिए, तो 50 मेगावाट तक जो इरेडा है विदाउट एनी बिडिंग प्रोसेस, जो L1 जो रेट आया है वीजीएफ का, उस पे वीजीएफ उस रेट पे प्रोजेक्ट कैपेसिटी उसको अलॉट कर सकता है। ये इरेडा के पास ये मैंडेट दिया गया है। अब मैं थोड़ा सा मैंने टेबुलर फॉर्म बनाया है, बहुत एक इंपॉर्टेंट है कि जो फेज 1 की जो स्कीम थी और फेज 2 की जो स्कीम लाई गई, उसमें बेसिक जो है ये मेजर क्या डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले हम एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं कि स्कीम में कौन एप्लीकेबल है। जो फेज 1 की जो स्कीम थी उसमें केवल और केवल सीपीएसयूज और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो ऑर्गेनाइजेशन थे केवल वही एप्लीकेबल थे। जो अभी 12,000 मेगावाट जो फेज 2 की स्कीम है, इसमें कोई भी गवर्नमेंट नहीं, स्टेट गवर्नमेंट की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या कोई कंपनी हो जिसमें कि इक्विटी मोर देन 50% गवर्नमेंट के पास है, आइदर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो सारे एलिजिबल हैं। जो हॉरिजन है, जो एप्लीकेबिलिटी का, जो इस स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनका काफ़ी बढ़ा दिया गया दायरा। डीसीआर की बात करते हैं, डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट की, तो अगर हम फेज 1 की बात करें तो उसमें दोनों रखा गया था, केवल और केवल मॉड्यूल भी आप लगा सकते हैं और केवल सेल और मॉड्यूल दोनों होना चाहिए मेड इन इंडिया। तो उनका जो वीजे पैटर्न था इसी वजह से चेंज भी था, तो सेल और मॉड्यूल मेड इन इंडिया होना चाहिए या केवल मॉड्यूल मेड इन इंडिया होना चाहिए। लेकिन इस स्कीम में जो 12,000 मेगावाट की जो स्कीम है फेज 2, इसमें बोला है कि नहीं, सेल और मॉड्यूल तो मैंडेटरी है ही, साथ में साथ फ्यूचर में अगर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी आती है वेफर इनगॉट और पॉलीसिलिकॉन की, तो उसको भी इंक्लूड किया जा सकता है डीसीआर कंटेंट में। अपर टैरिफ, सॉरी, इसको जिसमें कि इसमें यूजर चार्जेस बोला गया है, तो इनिशियल स्कीम में कहीं भी इसका कुछ जिक्र नहीं है, कोई भी मेंशन नहीं है। आप किसी भी टैरिफ पर, या आपका म्यूचुअली था कि मतलब आप सेल्फ यूज़ के लिए भी प्रोजेक्ट लगा सकते हैं या थर्ड पार्टी को कर सकते हैं या आप मर्चेंट सेल कर सकते हैं एक्सचेंज के थ्रू, या आप डिस्कॉम को भी सेल कर सकते हैं, तो आप म्यूचुअली एग्रीड था सारी चीज़ें। आप म्यूचुअली जो भी डिस्कॉम जिस रेट पर भी टैरिफ एग्री कर जाता है या कोई और पार्टी जो एग्री कर जाती है उसके ऊपर था, उसमें कोई भी टैरिफ की बात नहीं की गई। बस उसमें यही मेंशन था कि आपको डीसीआर कंटेंट ये फुलफिल करने हैं, इस पर्टिकुलर टाइम में आपको प्रोजेक्ट्स लगाने हैं, वो आपको देना था। इस वाले में केस में ऐसा नहीं है, इसमें अपर लिमिट फिक्स कर दी गई थी। अपर लिमिट इनिशियली 3.4 पर यूनिट था, फिर बाद में रिड्यूस करके 2.8 पर यूनिट कर दिया गया, फिर बाद में फाइनली जो है 2.45 पर यूनिट है, अपर लिमिट है ये। इसके अलावा जो अदर चार्जेज है वो अलग से चार्जेज हैं। वीजीएफ सपोर्ट की हम लोग बात करते हैं, उसमें नॉमिनेशन बेसिस पर सीधा था वीजीएफ सपोर्ट, कोई बिडिंग नहीं थी। अगर सेल और मॉड्यूल अगर हम लोग लगाते हैं प्लांट के अंदर तो 1 करोड़ पर मेगावाट था, केवल और केवल मॉड्यूल लगाते हैं तो 0.5 करोड़ पर मेगावाट था। इसमें जो था इनिशियली जो था 77 करोड़ पर मेगावाट, 77 लैक्स पर मेगावाट था, जिसको कि रिवाइज करके 77 ही सारी 70 लैक्स पर मेगावाट था, जिसको रिवाइज करके 55 लैक्स पर मेगावाट कर दिया गया। ये अपर लिमिट है और एक्चुअल जो है बिडिंग के थ्रू मिलना था। एलोकेशन
अगर हम लोग फेज 1 में बात करें तो जो एलोकेशन था नॉमिनेशन बेसिस पर था। कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन या सीपीएस मिनिस्ट्री को अप्रोच करती कि भाई मुझे इस स्कीम में प्रोजेक्ट चाहिए, तो जो भी कंडीशन थी उस कंडीशन को अगर कोई मीट करे तो उसमें नॉमिनेशन बेसिस पर वो कैपेसिटी एलोकेट कर दी जाती थी, अगर कैपेसिटी अवेलेबल है तो। इस केस में ऐसा नहीं है, फेज 2 की स्कीम इसमें नहीं है। इसमें बिडिंग के थ्रू सारे गवर्नमेंट एंटिटी जो है अप्लीकेबल हैं इस बिडिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। बिडिंग के थ्रू जो मिनिमम वीजीएफ कोट करेगा उसको प्रोजेक्ट अवार्ड किया जाएगा, उसको दिया जाएगा, कैपेसिटी अवार्ड दी जाएगी। तो बिल्कुल क्लियरली लिखा है कि थ्रू बिडिंग ऑन द बीजीएफ रिक्वायरमेंट। और कमीशनिंग टाइम, जो फेज 1 में कमीशनिंग टाइम 13 मंथ्स रखा गया था, और फेज 2 जो है उसमें 18 मंथ्स रखा गया था, जिसको बढ़ा करके फिर 24 मंथ्स का गया, फिर उसको 30 मंथ्स कर दिया गया। तो ये आप जो डिफरेंसेस है फेज 1 फेज 2 में क्लियरली आप देख सकते हैं कि क्या है। अब हम बात करते हैं स्टेटस की। तो अभी जो स्कीम है 12,000 मेगावाट की, जो 2019 में लॉन्च किया गया था, अभी आज की डेट में उसने क्या अचीवमेंट की है और क्या प्रोजेक्ट्स अवार्ड किए गए हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो जो इसमें इसमें एक्चुअली नॉमन क्लेचर किया गया फेज 2, फिर ट्रांच 1, ट्रांच 2, ट्रांच 3। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे बिडिंग्स निकली उसको नॉमन क्लेचर की। तो अभी तक इसमें 3 बार बिडिंग्स निकाली जा चुकी है, जिसको कि इनिशियली जो है ट्रांच 1, ट्रांच 2 सेकी ने निकाला था, जो कि उस समय सेकी जो था स्कीम मैनेजर था, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी था स्कीम का। फिर ट्रांच 3 इरेडा ने निकाला है, जो कि अभी आज के डेट में इस स्कीम की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इरेडा है, स्कीम मैनेजर इरेडा है। जो ट्रांच 1 था जिसको हम बात करते हैं, उसमें 6 कंपनियों को, जो 6 गवर्नमेंट कंपनी थी उनको 922 मेगावाट इसमें अवार्ड किया गया। आप इसमें टेबल देख सकते हैं। और ये जो डेटा है बेसिकली मैं आपको फिर से अपडेट कर दूं कि ये डेटा जो है, जो एमएनआरई की जो एनुअल रिपोर्ट है वहाँ से मैंने लिया है ये। तो आगे हम बात करते हैं जो 6 कंपनी आप देख सकते हैं। एनएचडीसी लिमिटेड, एनएचडीसी लिमिटेड जो है उसको 25 मेगावाट मिला था बिडिंग में, और जो उसने वीजीएफ जो कोट किया था 55 लैक्स पर मेगावाट कोट किया था। तो टोटल जो वीजीएफ है 25 मेगावाट इंटू 55 लैक्स, आप देख सकते हैं 13 करोड़ 0.75 लैक्स इसमें टोटल वीजीएफ एलिजिबल है उस प्रोजेक्ट्स के लिए। सिंगरेनी क्वालरीज कंपनी लिमिटेड, ये सीआईएल की सब्सिडीज कंपनी है, उसने 60 लैक्स पर मेगावाट कोट किया था बिडिंग में, और उसको 90 मेगावाट कैपेसिटी एलोकेट की गई थी। असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, ये देख ही सकते हैं नाम से समझ में आ रहा है कि डिस्कॉम है वहाँ का, असम का। इसने 68 लैक्स पर मेगावाट बिडिंग में कोट किया था, और इसको 30 मेगावाट कैपेसिटी मिली है। फिर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसको 69.75 लैक्स इसने कोट किया था, और उसको 3 मेगावाट कैपेसिटी मिला है। नालंदा यूनिवर्सिटी, इसने 69.95 इसने कोट किया था, इसको 5 मेगावाट कैपेसिटी मिला है। और नालंदा यूनिवर्सिटी जो है फिर फर्दर इसने बीएचएल इसका इम्प्लीमेंट कर रहा है। एनटीपीसी लिमिटेड, एनटीपीसी ने पूरा मैक्सिमम ही कोट किया था, इसने कुछ भी वीजीएफ रिड्यूस नहीं किया था, 70 लैक्स पर मेगावाट कोट किया था, और इसको 769 मेगावाट इसको एलोकेट किया था। टोटल 922 मेगावाट जो ट्रांच 1 की जो बिडिंग हुई थी इसमें सेकी ने किया था, 922 मेगावाट इसमें एलोकेट किए गए। और टोटल अगर इसमें वीजीएफ की बात करें तो 632.04 करोड़ जो है 922 मेगावाट के करस्पॉन्डिंग 632.04 करोड़ बन रहा है। अब हम बात करते हैं जो सेकेंड ट्रांच निकाला था सेकी ने, सेकेंड बिडिंग जो निकाली थी उसमें केवल 3 कंपनियों को ही अवार्ड किया गया था, और जो टोटल कैपेसिटी थी 1104 मेगावाट इसमें अवार्ड किया गया। तो सेम वही है सिंगरेनी क्वालरीज कंपनी लिमिटेड, इसने 68 लैक्स पर मेगावाट कोट किया था, और उसको 81 मेगावाट मिला था। तब तक की जो वीजीएफ की जो लिमिट थी 70 लैक्स पर मेगावाट थी। और इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, उसने भी 100 मेगावाट जो है इसमें मिला था, और इसने जो वीजीएफ कोट किया था 68.8 लैक्स पर मेगावाट कोट किया था। एनटीपीसी लिमिटेड, एनटीपीसी ने यहाँ भी जो है वीजीएफ इसने रिड्यूस नहीं किया, जो मैक्सिमम सेलिंग थी 70 लैक्स की उसने 70 लैक्स ही कोट किया, और इसको 923 मेगावाट मिला। एक्चुअली कंपटीशन अब बोला जाए बहुत सारे, तो केवल गवर्नमेंट कंपनियों के बीच में ही कंपटीशन है, प्राइवेट इसमें डेवलपर्स अलाउड नहीं है, इसलिए कंपटीशन बहुत फेयर नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी को जो प्रोजेक्ट्स लगाना वही लगाएंगे, और सोलर प्रोजेक्ट्स कौन लगाएगा, तो थोड़ा सा लिमिटेड एक आ जाता है। इसलिए एनटीपीसी जो है काफ़ी डोमिनेंट इसमें आप कर रहे हैं, आप देख सकते हैं बहुत एग्रेसिवली एनटीपीसी कर रही है। और एनटीपीसी जो का जो टारगेट है बहुत ज़्यादा है अभी आज के प्रोजेक्ट लगाने हैं। तो इस स्कीम का सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरी है वो एनटीपीसी है। आप देख सकते हैं इसने एनटीपीसी ने 70 लैक्स की लिमिट थी अपर लिमिट, और उसने 70 लैक्स ही कोट किया, और 923 मेगावाट मिला। तो जो ट्रांच 2 था बेसिकली टोटल 1104 मेगावाट इसमें एलोकेट किया गया, और जो टोटल वीजीएफ बना इसमें 769.98 करोड़ बना। अब हम ट्रांच 3 की बात करते हैं। तो ट्रांच 3 इरेडा निकाला था, स्कीम अमेंडमेंट करके सेकी से फिर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इरेडा को कर दिया गया। तो इरेडा ने जो है 5000 मेगावाट के लिए टेंडर निकाला था, और 5000 मेगावाट में 5 कंपनियों को जो है ये प्रोजेक्ट्स मिल गए इसमें। एसजीएमएन लिमिटेड, अब ये सब देखिए और भी जो कंपनियाँ काफ़ी एग्रेसिवली आ गई,
क्योंकि अब एक्चुअली डू और डाई वाली सिचुएशन है। जो पावर सेक्टर की कंपनीज हैं, थर्मल्स तो आ नहीं रहे हैं, और जो बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें काफ़ी गेस्टेशन पीरियड बहुत ज़्यादा जो आ भी रहे हैं, तो बहुत टाइम लगेगा। इसलिए जो ये सब कंपनियां हैं ये काफ़ी एग्रेसिवली आ रही हैं। तो अब देखिए एसजेवीएन लिमिटेड, इसने 1000 मेगावाट कैपेसिटी एलोकेट किया गया, और जो इसमें बिडिंग थी, बिडिंग में जो इसने पर मेगावाट वीजीएफ कोट किया था 44.72 लैक्स पर मेगावाट कोट किया था। तो अब देखिए गैप बहुत ही कम है। अब एनटीपीसी ने भी काफ़ी कम कर दिया था क्योंकि इसको कंपटीशन मिलना शुरू हो गया। एनएलसी को भी 510 मेगावाट मिला है, 44.74 लैक्स पर मेगावाट इसने कोट किया था। एनएचपीसी ने भी 1000 मेगावाट ट्रांस 3 में लिया हुआ है, और इसमें जो इसने वीजीएफ कोट किया था एनएचपीसी ने 44.9 लैक्स पर मेगावाट कोट किया था। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ने इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड को 500 मेगावाट मिला है, 44.94 इसने कोट किया है। और एनटीपीसी लिमिटेड ने 44.95 लैक्स पर मेगावाट कोट किया था, और एनटीपीसी को 1990 मेगावाट मिला है। तो टोटल जो कैपेसिटी है आप देख सकते हैं 5000 मेगावाट कैपेसिटी जो है 5 कंपनियों को, जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं उनको एलोकेट कर दी गई। तो अभी तक इस स्कीम में देखा जाए तो कितना एलोकेशन हो गया है, तो 12000 मेगावाट के अगेंस्ट में 7026 मेगावाट 7026 मेगावाट इसमें एलोकेट किया जा चुका है। 922 ट्रांच 1, 1104 1104 ट्रांच 2, 5000 मेगावाट ट्रांच 3। तो अभी तक 7026 मेगावाट इसमें एलोकेट किया गया है, और हम बोल सकते हैं कि सक्सेस है काफ़ी, क्योंकि जो बैलेंस कैपेसिटी है अप्रॉक्सीमेटली 5000 मेगावाट के आसपास बैलेंस कैपेसिटी है। तो हो सकता है कि जो नेक्स्ट टेंडर है वो भी 5000 मेगावाट के आसपास है, क्योंकि जो टाइम ड्यूरेशन है इस स्कीम में उसको उसमें प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। तो होप दोस्तों मेरा वीडियो जो है आज का आपको अच्छा लगा होगा। ये लाइव स्कीम है, बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिए। फिर आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए स्कीम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।